वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। यूक्रेन में युद्ध के बढ़ते संकट के बीच भारत अपने देश के लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत कर 4 मंत्रियों को भारतीयों की मदद के लिए भेजने का ऐलान कर दिया है। अभी तक 1500 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस लाया भी जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उन बचे हुए 18,000 भारतीयों का है जो मदद के इंतजार में हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं वो भारतीयों के साथ वहां हो रहे सुलूक को दिखा रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी भारतीय खुश नहीं हो सकता। दूसरा, कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो मन को खुश करने वाले हैं, जिसमें भारतीय दल को तिरंगा देखकर जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन पहली वाली तस्वीरों को हथियार बनाकर विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तस्वीरें सत्ता पक्ष के लिए अपनी कामयाबी की कहानी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह कि क्या भारत सरकार ने इन चीजों को भांपकर अपने नागरिकों को पहले स्वदेश वापस क्यों नहीं बुलाया? इस स्थिति का इंतजार क्यों किया? या फिर वहां फंसे भारतीयों ने ही स्थिति को बिगड़ने दिया और हालात जब बद से बदतर हो गए तो वे निकलने की कोशिश में जुट गए? कौन है इन हालातों के लिए जिम्मेदार और क्या सरकार साबित हो रही है नाकाम? तो यूक्रेन से हर दिन भारतीयों के सैकड़ों वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ सुकून देने वाले हैं तो कुछ बेहद ही दिल को झकझोरने वाले। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा पर भारतीयों के साथ बदसलूकी की जा रही है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है और तमाम विपक्षी जो है इन वीडियो को हथियार बनाकर अब मोदी सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें वहां की जो निकलने वाले लोग हैं वो सरकार को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से जो वीडियो आ रहे हैं उसमें कुछ बहुत पीड़ादायक वीडियो है। क्या कह रहे हो छात्र, ये एक बार सुन लेते हैं। और बल्कि अब सुपरमार्केट इतना फिल हो चुका है कि वहाँ के लिए बहुत लंबी लाइन लग रही है और ना हमें एंट्री मिल रही है। प्रेफरेबली यूक्रेनियंस को अंदर जाने दिया जा रहा है और बाकी जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा रेशियली बिहेव किया जा रहा है। उनको सही तरह से सब यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, यहाँ पर बैठ रहे हैं। कहीं पर बैठने की, रहने की कोई जगह नहीं है और कोई 2-3 दिन से सोया नहीं है। और हमारे रात को हमें रात को रहने की जगह इसलिए चाहिए क्योंकि रात को -3 से -10 के बीच में टेम्परेचर हो जाता है, जो बिल्कुल अनबेरेबल है। और हम सब इमरजेंसी में आए हैं तो रेगुलरली सब एक जैकेट में आए हैं। अंदर जनरली सबके टी शर्ट है या तो नीचे ट्राउजर्स हैं या जीन्स है और हम एक कपड़े में ही। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी है, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और
उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे, या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। जैसा आप देख सकते हैं, हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स पीछे फंस रखे हैं सारे टर्नोपिल के हैं, और जैसे कि हम 3 दिन से यहाँ फंस रखे हैं और -5। तो इस तरह के सैकड़ों वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें वहां फंसे हुए छात्र जो है वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, और मदद की गुहार सिर्फ और सिर्फ वो भारत सरकार से लगा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद उसी से है कि वो इन छात्रों को बाहर निकालेगी। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये बड़ा सवाल है। क्या पहले से, जैसे कुछ वीडियो में हमने ये भी सुना कि कोई और देश के लोग नहीं फंसे हुए, सिर्फ भारत के लोग फंसे हुए हैं, बाकियों ने सबको इवैक्यूएट कर लिया था, तो भारत के लोग क्यों फंसे रह गए, ये बड़ा सवाल है। और क्या इस बात में सच्चाई है कि बाकी कोई और नहीं फंसा है? चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी है भारतीय जनता पार्टी से, रत्नेश मिश्रा जी कांग्रेस से हैं, दिलीप यशवर्धन साहब है राजनीतिक विश्लेषक, और किरोड़ी सिंह जी है विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। शाही जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। आपने वीडियो सुने होंगे, कुछ ही वीडियो को हमने निकाला। लखनऊ की ये लड़की है जो अपनी दर्द भरी दास्तां वहाँ सुना रही है और कह रही कि बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। कई वीडियोज़ और भी सामने आए जिसको हमने नहीं दिखाया, जिसको विपक्षी पार्टियाँ शेयर भी कर रही है। राहुल गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया है कि किस तरह से भारतीय छात्रों के साथ वहाँ बदसलूकी की जा रही है। तो क्या ये सरकार का मैनेजमेंट फेल हो गया है, शाही जी? देखिए, ये युद्ध की त्रासदी का समय है और सरकार का मैनेजमेंट फेल है। सरकार बहुत ही मजबूत तरीके से अपने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। सरकार ने आज से जब युद्ध की घोषणा हुई तभी वहां से इन लोगों को एम्बेसी में निकलने के लिए बोला, सारे छात्रों को जो भी वहां थे जी। और उन छात्रों ने उस समय, चूंकि उनके कॉलेज में क्लासेस चल रही थी और शायद वहां पर 800 रुपए जुर्माना के रूप में लगाया जाता है अगर वो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो बच्चों ने पढ़ाई करना ज्यादा मुनासिब समझा। उस समय वो बाहर नहीं निकले और उस समय उन लोगों ने मना किया कई जगहों पर, इसलिए सरकार ने उस समय इनको इवैक्यूएट नहीं किया। बाद में जब स्थिति और भयावह होती गई तब जाकर सरकार ने जब कहा कि आप लोगों को बाहर निकलना है, यहाँ से भी इन लोगों की आई कि हाँ हम बाहर निकलेंगे। सरकार ने वहाँ के कॉलेज से बसों की मांग की कि आप लोग इनको इन बॉर्डर पर बसों से छुड़वाइए। तो जो नजदीक के उनके रोमानिया के, जो पोलैंड के बॉर्डर पे जो भी कॉलेज वहाँ थे, वहाँ से उनको बॉर्डर पर पहुंचाया गया और लगभग 1500 के आसपास बच्चे इस समय इंडिया में आ चुके हैं। पोलैंड ने भारतीय बच्चों के लिए बगैर वीजा के एंट्री भी जारी कर दी है। ये भारत सरकार के प्रयासों से हुआ है। भारत सरकार ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल चुनाव प्रचार के बाद लगभग वो 8 बजे पहुंचे हैं दिल्ली, और उसके बाद उन्होंने मीटिंग रखी है, ऑफिशियल मीटिंग रखी है। 4 मंत्रियों को वहां के नजदीक के देशों में भेजा गया। ये खबर बताने वाली बात नहीं है, सबको पता है जी। उसके बाद वाली खबर बताने वाली है कि 10 बजे रात, 10:30 बजे रात के बाद जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जहां पर सरकार मदद नहीं कर सकती है, उनको एक एक करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं फोन किया। इसमें 1-2 नाम मैं लेना चाहूंगा। स्वामी नारायण मंदिर के जो पुजारी लोग हैं, उनका विश्व भर में उनके अनुयायी हैं, उनके लोग हैं, उनके सेंटर्स हैं, उनको फोन करके जो बच्चे हैं उनको जहां भी इस शहर में है उनको वहां रखने की बात और उनको खाना खिलाने की बात, क्योंकि वहां से उनको इवैक्यूएट करना है। तो पहले बच्चे जो हमारे बाहर अगर हैं उनको वहां रखने की बात। दूसरा, श्री रविशंकर जी को रात में 1 बजे फोन किया उन्होंने और उनसे भी कहा, उनके भी यूक्रेन में, रोमानिया में, पोलैंड में और हर जगह उनके अनुयायी हैं, वहां पर भी उनको ये कहा गया कि आप उनकी सहायता करिए, क्योंकि सरकारी मशीनरी जो करेगी उसके इतर
एक दूसरी मिशनरी भी लगानी पड़ेगी, जिससे जो बच्चे बच जा रहे हैं या कोई फंस जा रहा है उसको सुरक्षा मिल सके। तो भारत सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। और राहुल गांधी देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बैठ के हंस रहे हैं इस बात पर। इसी तरीके से राहुल गांधी है, राहुल गांधी बहुत ओछे व्यक्ति हैं, उनको हिंदुस्तान की सरकार का कोई और शर्म हया तो उनके पास है ही नहीं है। आज पूरा विश्व ये कह रहा है कि यूक्रेन पर अटैक किया रसिया ने, लेकिन यूक्रेन के किसी भी विपक्षी दल ने उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया। ये लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक का भी सवाल उठाते हैं, और उसके बाद अपने जो है देश के जो सबसे बड़ा अफसर सेना का होता है उसको गली का गुंडा कहते हैं, और उत्तराखंड में चुनाव आता है तो उसका कटआउट लगवाते हैं। ठीक है शाही जी, कांग्रेस पुराने नेता इतने बेशर्म हो चुके हैं इस समय देश के मामले में कि इनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। और सबसे पहले राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। वो इस तरीके से देश को बदनाम और बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। वो इस स्तर के नेता हैं, वो सीधा बात कर सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। मुझे नहीं लगता है कि ये वक्त जो है हम गड़े मुर्दे निकालने का, हम ये सरकार चूंकि आपकी है तो ये सोचने की जिम्मेदारी क्योंकि आप ही पर डालेंगे सब लोग कि लेट क्यों हुआ। ये सही बात आपने कही, ये इस बात को मैं भी एग्री करूंगा जो आपने कही कि 22, 23, 24 फरवरी को ही एयर इंडिया के विमान गए और खाली वापस लौटे। वो छात्रों को लेने गए थे लेकिन छात्र नहीं आए तो विमान खाली आए। ये बात सच है जो आपने कही। एडवाइजरी भी बहुत पहले जारी की थी सरकार ने, और उसका वहाँ के तब छात्रों ने, जैसे आपने बताया कि क्लासेस को उन्होंने प्राथमिकता दी, और अब जब स्थिति हाथ से निकल गई है, लेकिन अब चूंकि जिम्मेदारी हमारी कि कैसे निकाला जाए। जो तस्वीरें आ रही शाही जी वो आप भी मानेंगे कि बहुत अच्छी नहीं है भारतीयों को। बहुत दुखद है जी, ये भी हम मानेंगे कि कुछ छात्रों के जैसे बयान आ रहे हैं कि तिरंगा देखकर, एक खबर हमारे पास कानपुर से खबर आई है और मैं उसमें सुन रहा था, एक पिता ने बताया कि उनके बेटे से उनके फोन पर बात हुई है तो उन्होंने कहा कि एक रूसी सेना का जत्था गुजर रहा था तो हमें डर लगने लगा कि उनके हाथ में हथियार थे, कहीं हम पर अटैक न कर दे, लेकिन जैसे ही हमने तिरंगा उनको दिखाया तो उन्होंने सैल्यूट किया तिरंगे को और वो जत्था निकल गया, हमें उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ऐसी खबरें भारत को, हमारे भारतीयों को गर्व करने वाली खबरें। लेकिन दूसरी तरफ अगर कहीं किसी देश की सेना हमारे लड़कों को, जो छात्र है उनको पीट रही है सीमा पे, कहा जा रहा है लड़कियों को खींच के ले गए, तो ये भी खबर अच्छी नहीं है, तस्वीर अच्छी नहीं है शाही जी, ये तो मानेंगे आप? नहीं सुनील जी, मैं कह रहा हूँ बहुत ही दुखद है, भयावह है स्थिति युद्ध की। इस समय वहाँ युद्ध हो रहा है और वहाँ अपने भाई बहन बच्चे हैं, उनका निकालना सरकार का काम है। और सबसे अलग बात देखिए, अमेरिका जैसे देश ने अपने लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया है, नाइजीरिया ने नहीं किया है, सिर्फ भारत ऐसा, पाकिस्तान के लड़के रो रहे हैं कि हमको हिंदुस्तान में, वो भी वीडियो आया है कि पाकिस्तान के लड़के कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तानी होने पर शर्म आ रही है, आज इंडिया के लड़के किस तरीके से कम निकाल के जा रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अमेरिका जैसे देश में रत्नेश जी आ रहा हूं मैं आपके पास, निकाल के ले आ रहा है। ठीक है रत्नेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन सवाल विपक्षी पार्टियों से यही है कि जब ऐसी स्थिति होती है, जाहिर तौर पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है कि अगर सरकार काम नहीं कर रही उसको चेताना, उसको आईना दिखाना, ये विपक्ष का काम है। लेकिन जिस तरह से आप पर आरोप लगता है कि एकदम आप निचले स्तर की राजनीति करने लग जाते हैं, भड़काने में लग जाते हैं, ऐसे वीडियो शेयर करके एक प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हैं, देश को बदनाम करने वाली छवि एक तरह से पेश करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत की सरकार जो कर रही है वो उपाय नाकाफी है या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है? रत्नेश जी देखिए राहुल जी, पहले तो मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि सुनने की क्षमता अपने अंदर बना लें, क्योंकि जब बोलूंगा तो उनको बहुत बुरा लगने वाला है। नहीं कोई नहीं, आप बोलिए, मैं फिर उनको मौका दूंगा, वो जवाब देंगे आपकी बातों का। ठीक है, बोलिए। चलिए, सबसे पहली बात जो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए, तो अगर अपने देश के लोगों की बात उठाना देशद्रोह है तो राहुल गांधी नहीं, रत्नेश मिश्रा भी देशद्रोही है और भारत का वो प्रत्येक नागरिक देशद्रोही है जो यूक्रेन में बैठकर अपनी सरकार से ये गुहार लगा रहा है कि हमें बचा दो, और सरकार यहाँ चुनाव प्रचार में बैठता है। ठीक, तो कितनों के बच्चा, 20,000 लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज होगा। दूसरी बात, जो आपने अभी जो वीडियो दिखाया, ये वीडियो दोपहर 11 बजे मैंने देख लिया था और मैंने एक टीवी चैनल पे बोला था कि अगर जरूरत पड़ती है तो हमें सैन्य बलों का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सीनियर बैठे हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं,
जैसा आपने उनका परिचय दिया और जैसा कि मैं भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का छात्र रहा जी। हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट जो होता है और अपने सिटीजन की लाइफ जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसके लिए हम कुछ भी चुकाने को तैयार हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक लॉस हो रहा है, चाहे स्ट्रेटेजिकल लॉस हो रहा है। हमारे नागरिकों के जीवन से बढ़कर और हमारे नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर कोई भी चीज हमारे लिए नहीं हो सकती जी। तीसरी बात, ये तो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी प्रचार से लौटे, रात 8 बजे मीटिंग की, 2 बजे इनको फोन किया, 1:30 बजे उनको फोन किया। आज छठा दिन है यूक्रेन पे हमला हुए। जब उत्तर प्रदेश में प्रचार और चुनाव के लगभग चरण पूरे हो गए, तब प्रधानमंत्री जी को होश आया कि यूक्रेन और रूस का युद्ध भी हो रहा है और हमारे छात्र वहां फंसे हुए हैं, हमारे नागरिक वहां फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकालना चाहिए। दूसरी बात, आप ही ने कहा कि इंडिया का फ्लैग देख के रशियन आर्मी ने सैल्यूट किया और जाने दिया। तो राहुल जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है जी। इसमें योगदान है देश की पहली सबसे मजबूत महिला प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी का, जिन्होंने 1971 में इंडो रशियन फ्रेंड ट्रीटी की। और उस फ्रेंड ट्रीटी का परिणाम है कि हमारे सिटीजन्स को वहां पर रशिया हार्म नहीं कर रहा है। और यहाँ पे बैठकर राहुल गांधी को ब्लेम करना और विपक्षी दलों को ब्लेम करना, ये भारतीय जनता पार्टी और जो हमारी सरकार है वो विपक्षी दलों पर ब्लेम करके आप इससे टल नहीं सकते हैं। आपकी जवाबदेही तय होती है। आप नहीं चला पा रहे तो राहुल गांधी को बना दीजिए ना प्रधानमंत्री। मैं राहुल गांधी से तब भी ये सवाल पूछूंगा, राहुल गांधी मेरे लिए भगवान नहीं है, मेरे देश के नागरिकों से बढ़कर नहीं हो सकते वो। लेकिन रत्नेश जी, नहीं, मैं रत्नेश जी ये जानना चाहूंगा, ठीक है विपक्ष का काम है, लेकिन क्या आपको नहीं रत्नेश जी बेवकूफियत पे हंस रहा था, मैं इनकी भूखी बातों पे हंस रहा था जी। नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या देखिए रत्नेश जी सुनिए, तो मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते। हमारे देश की बच्चियों को कोई किसी अदर कंट्री की आर्मी खींच के ले जा रही है। हमको पता नहीं है कि हमारे वो नागरिक कहाँ हैं और हम यहाँ बैठ के गाना गा रहे हैं, बैठ के प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये इसीलिए हमने इस डिबेट कार्यक्रम को आज रखा है कि ये जो पीड़ा है वो दिखानी चाहिए, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। एक तस्वीर वो भी है, दूसरी तस्वीर वो भी है। लेकिन रत्नेश जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि एक पार्टी के नेता होने से पहले और प्रधानमंत्री वो किसी दल के नहीं है, एक इस देश के हैं और इसके पहले की नजीर हमारे सामने है। चाहे हम कोरोना का मामला हो, जब वंदे भारत ऑपरेशन चलाया गया हो, चाहे 2015 में जो यमन में मामला हुआ था उस वक्त ऑपरेशन राहत चलाया गया हो, ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप के वक्त चलाया गया हो, तो हमारे सामने कुछ नजीर है कि हमने सब सकुशल अपने लोगों को निकाल लिया। ठीक है, वीके सिंह ने भी निकाला था। तो क्या आपको विश्वास नहीं है? इतनी जल्दबाजी में क्या विपक्ष आरोप लगा दे रहा है? राहुल जी, वही मैं कह रहा हूँ। मैंने फिर कहा कि एक टीवी चैनल पर मैंने बोला था कि हमें अपने सैन्य बलों का प्रयोग करना चाहिए। मेरा तात्पर्य था, दिलीप यशवर्धन जी भी मेरे साथ थे, इन्होंने मेरी उस बात को बचकानी बात बोला था। मैंने किस लिए कहा था, अरे भाई हमारे एयरफोर्स के पास इतने बड़े बड़े कार्गो एयरप्लेन्स हैं, आप भेजिए, हमारे बच्चों को वहां से निकालिए। नहीं, देखिए, नहीं, ये रत्नेश जी, ये जो सुझाव आप दे रहे हैं मैं भी इसके समर्थन में नहीं हूं, माफ करिएगा, जो उन्होंने सही कहा, क्योंकि आप जो स्थिति बनी हुई है, बड़े बड़े देश इस वक्त वहां पर इंटरवेन करने से इसीलिए डर रहे कि एक विश्व युद्ध का खतरा बन रहा है। राहुल जी, हम किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी आर्मी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, नहीं, लेकिन ये कहा जाता है एक डिप्लोमेटी और एक कूटनीति भी होती है। रत्नेश जी, आप तो वहां छात्र रहे इंटरनेशनल मामलों के, जैसे आप बता रहे हैं, तो उसको बेहतर तरीके से आप जानते होंगे कि जो बात डंडे के बल पर नहीं हो सकती वो प्यार से हो जाती है, बातचीत से मसले सुलझाए जा सकते हैं। और उसमें जी, मैं आ रहा हूं आपके पास रत्नेश जी। बाकी मेहमान जो है हमारे साथ वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि वो जाहिर तौर पर उन्होंने ऐसे पहले कई हमसे ज्यादा अनुभवी है और उन्होंने इस तरह के मामले पहले भी देखे हुए हैं। मैं पहले किरोड़ी सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, जो विदेशी मामलों के जानकार है। किरोड़ी जी, ये जो मामला सारा खड़ा हुआ है और खास तौर पर जो हमारे विदेश में फंसे हुए जो छात्र हैं और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ बर्बरता वाले, कुछ अच्छे हैं, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या मानते हैं कि हमारी सरकार नाकाम साबित हो रही है बच्चों को निकालने में, हमने देरी कर दी? कौन जिम्मेदार इसके लिए, किरोड़ी जी?
इसमें आप जिम्मेदारी अगर भारत के संदर्भ में पूछें जी तो एक मिक्स्ड पिक्चर है जी क्योंकि हमारे राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं जी वो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, कोई जी गलत नहीं है। जी अमेरिका में फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप और बाइडेन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है जी लेकिन ये संकटपूर्ण स्थिति है। जी। एक युद्ध वार जोन का एरिया है, उसमें क्या किया जा सकता है, क्या पर्याप्त है या नहीं है। देखिए जब संकट होता है एक विभीषिका होती है, वो प्राकृतिक विभीषिका हो या युद्ध की विभीषिका हो, उसमें बड़ी खराब हालात होती है और एक मिक्स पिक्चर होती है। जैसा आपने बताया कि वीडियो कुछ अच्छे भी आ रहे हैं, कुछ खराब भी आ रहे हैं, उसकी हालत खराब भी है। एक ये वार जोन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जहाँ तक सरकार के प्रयास का सवाल है, सरकार जितना प्रयास कर सकती है मेरे ख्याल से, मैं राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ बीजेपी या कांग्रेस की, लेकिन सरकार ने 4 मंत्रियों को डेप्यूट किया है 4 पड़ोसी देशों में, हंगरी, रोमानिया और पोलैंड में, और 4 मंत्री कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑलरेडी गए हैं। क्योंकि यूक्रेन हमारा कोई मंत्री इस समय नहीं जा सकता, सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं जा सकता, लेकिन बॉर्डर में जाके कोऑर्डिनेट करने के लिए हाईएस्ट लेवल पे मंत्रियों को भेजा है। लेकिन स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है और आज यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत हो रही है और ये बातचीत अगर असफल हो गई तो स्थिति और बिगड़ने की संभावना है। और ऐसी स्थिति में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। हमें इस संकट से कैसे निकले, बिल्कुल इसके लिए मंथन करना चाहिए और एक सकारात्मक तरीके से हमें सोचना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ये बीजेपी या कांग्रेस का सवाल नहीं है। और इसमें ममता ने अभी जो भारत, चीन और सऊदी यूएई अब्सेंट रहे सिक्योरिटी काउंसिल में, जब यूएस ने प्रस्ताव रखा तो उसका ममता ने प्रशंसा किया और उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। तो एक निरंतर रूप से कंसल्टेशन होना चाहिए और हमारे सरकार को ये संवेदनशील होना चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, इसमें डिस्कस करें, केवल कैबिनेट नहीं। तो हमारे सभी राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लेके उनको ब्रीफ करना चाहिए और बताना चाहिए भाई इतनी खराब हालत हमारी नागरिकों की वहाँ हो रही है, उससे उस संकट से हम कैसे उभरे। तो ये सब मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर संकट की पूर्ण स्थिति है तो हर राजनीतिक दल उसमें अवसर खोजता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक नहीं है। जी सर। जी जी बिल्कुल किरोड़ी जी, आपने सही कहा कि ये समय आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक प्रत्यारोप का नहीं है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं और राजनीतिक फायदे के लिए हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक प्रयत्न करें। उसके बजाय हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं वो राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। सबके अपने अपने सोर्सेस होते हैं। जैसे बहुत अच्छी बात बताई अभी हमें भारतीय जनता पार्टी के शाही जी ने कि जो वहां पर धार्मिक गुरु है, जिनका बहुत विदेशों में बहुत बड़ा बेस है, अपना बहुत फॉलोअर्स है उनके, और उनका वहां पर संसाधन भी उनके पास बहुत है, तो वो कैसे भारतीयों की मदद कर सकते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन किया और कहा। तो ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसे कांग्रेस पार्टी की ओर से या बाकी जो विपक्षी दल है वो भी अपनी ओर से ऐसी पहल कर सकते हैं कि जो उनके वहां पर जो लोग हैं, जो बेस है, जो जान पहचान वाले, वो कैसे भारतीयों की मदद करें। क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल ये होना चाहिए कि भारतीयों की मदद हो, कैसे हम उन्हें देश में वापस लाए सकुशल। मेरे साथ दिलीप जी है, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊंगा। दिलीप जी, जैसे कि रत्नेश जी ने कहा और वो बता ही चुके, जाहिर पर पहले ही आप उनके उस जो उनकी एक तरह से मांग थी उसको आप नकार चुके हैं कि भारतीय सेना को हमें भेजना चाहिए। और जाहिर तौर पर ये क्योंकि जिस तरह के वहाँ हालात है और हम देख रहे हैं कि अभी रूस बातचीत तो एक तरफ चल रही है लेकिन हमले उसने बहुत तेज कर दिए। कीव और खार्किव जो शहर है वहाँ पर तो बहुत बुरी तरह से गोलाबारी हो रही है और उन्हीं शहरों में हमारे भारतीय जो छात्र है वो फंसे हुए हैं। मैं थोड़ा सा जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है उस पर आऊँगा। आप राजनीतिक विश्लेषक है चूँकि, जैसे कि जो वीडियोज़ है उनको हथियार बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, क्या ये इस वक्त सही है? मतलब भारतीय हमारी क्योंकि एक छवि है, एक तरफ तो एक सत्ता पक्ष एक तरह के वीडियो शेयर कर रहा है, विपक्ष दूसरे तरह के वीडियो शेयर कर रहा है, तो क्या इससे नहीं जो विपक्ष वहां पर जो विदेश में हमारी जो छवि बन रही है उसके आधार पर ही आपको कोई आंकता है, तो इसका असर नहीं पड़ेगा ये जो वीडियो वार एक तरह से चल रहा है इसका? सुनील जी, पहले तो मुझे अच्छा लग रहा है, रत्नेश जी के लिए मैं तारीफ करूंगा कि इन्होंने दोपहर से शाम तक के स्टेटमेंट में करेक्शन कर लिया, ये अच्छी बात है जी। कोई अगर मिस स्टेटमेंट है तो वो करेक्ट हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं जी। कंफ्यूजन में निकल जाए। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट।
दूसरा जो आपने सवाल किया कि जो मैं जैसे करोड़ी सिंह साहब ने अभी जो बात करी, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं, देश का मामला है, देश के नागरिकों का मामला है, इसमें राजनीति नहीं होनी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों को नहीं करनी। अगर सत्ता पक्ष अपनी तारीफों की पुल बांध रहा है कि मैंने झंडे गाड़ दिए, ये गलत है। विपक्ष अगर बचिया उधड़ने पे लगाए देखिए साहब ये कमी रह गई, ये भी गलत है। देखिए इतना बड़ा मैटर है, इंटरनेशनल मैटर है, और इंटरनेशनल मैटर में बहुत सारी चीजें हमारे चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते। हमें इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल कन्वेंशन, यूएस चार्टर, बहुत सारी चीजों को देखना होता है, और उन सारी चीजों को मद्देनजर रख के ही भारत सरकार या कोई भी सरकार, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ कोई एक्शन ले या फिर इन कोऑर्डिनेशन, इन कंसोनेंस में कोई काम करे, तो उसके लिए बहुत सारे लीगल पर्सपेक्टिव्स को देखा जाता है। अब रही बात जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो अच्छे वीडियो शेयर हो रहे हैं, मैं उसको राजनीति से हट के बात करूंगा। अगर मैं साइकोलॉजी की बात जी साइकोलॉजी के मद्देनजर अच्छे वीडियो शेयर होना लोगों को इंस्पायर करता है, एक हिम्मत देता है। बिल्कुल तो आ गई है, सरकार को जो करना है वो कर रही है, और जो कमी है वो कमी है। मैं दोनों की बात कर बिल्कुल जो कमी है और जो अच्छा है वो अच्छा है। लेकिन साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए जो इंस्पायरिंग वीडियो शेयर हो रहे हैं, जो बच्चे वहां से छूट रहे हैं, जिनको मदद मिल रही है, जो उत्साहित है, ये वीडियो शेयर करने से अगर एक डिप्रेस्ड आदमी भी है तो उसको भी हिम्मत मिलेगी, एक आशा की किरण दिखाई देगी कि हाँ सरकार कुछ कर रही, हो सकता है हमारे लिए भी करे। और जो गलत वीडियो शेयर हो रहे हैं उससे जिन बच्चों को सहायता मिल भी रही होगी वो भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। जैसे अभी वीडियो में जो बच्ची कह रही थी कि आर्मी के लोग लड़कियों को खींच करके ले गए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँ, वो सच्चाई उसने बयां करी होगी। लेकिन इस वीडियो को सुनने से क्या होगा कि जो बच्चियां आर्मी के सेंटर में होंगी वो भी डर जाएंगी, ऐसा तो नहीं कि आर्मी से हमें भी खींच के ले जाए। तो कई बार क्या होता है, आदमी डर में समय से पहले मर जाता है। ये मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं सरकार की कमी और तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो देश का संकट है, यहाँ पर सत्ता विपक्ष हम सब वजह से, जब कोई डोमेस्टिक मैटर होता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, तो सारा काम सरकार ही नहीं करती है। बहुत सारी एनजीओ जाती है वहां पर, जो रेड क्रॉस, ये बहुत सारी एनजीओ हैं जो इस देश में काम करती है। लोकल एनजीओ जाती है जहाँ पे खाना बांटती है, कपड़ा बांटती है, लोगों को सहायता पहुंचाती है, मेडिकल सुविधाएं देती है, उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाती है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने श्री रविशंकर जी से या किसी भी धार्मिक गुरु से सहायता मांगी है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। कोई मुद्दा ये है कि हाँ हमारे बच्चे जो है वो यहाँ पर किसी तरीके से सेफ आ जाने चाहिए। और मेरा मानना ये कि मुसीबत के समय आप मोटिवेट करें। कई बार क्या होता है कि जैसे कहावत होती है कि फेक इट टिल मेक इट, जब तक वो चीज हो ना जाए तब तक उसका प्रोजेक्शन करते रहिए। तो अगर किसी को हिम्मत देने की, आप गुड भी बोल रहे हैं या गलत चीज भी प्रमोट कर रहे हैं और उससे उसको हिम्मत मिल रही है, तो उस गलत चीज को प्रमोट करने में भी कोई बुराई नहीं है। तो राजनीति के हटा करके, कानून को हटा करके, स्थिति को हटा करके, साइकोलॉजी के मद्देनजर इस समय जो खराब वीडियोस हैं वो नहीं शेयर होनी चाहिए। उससे नहीं बिल्कुल जी दिलीप जी, ये मत जी ये मत वीके न्यूज का भी है, हमारा भी है, और हम भी कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि अच्छे वीडियोस जाए, ताकि विदेश में भी जो लोग हैं, अब जाहिर तौर पर भारतीय मीडिया को वहां पर भी लोग देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है तो पूरे दुनिया में देखा जाता है। और अगर कोई ये देख रहा है कि भारतीय, कोई ये बता रहा है एक कहानी कि भारतीय तिरंगा देखकर रूसी फौज ने सैल्यूट किया उसको, तो जाहिर तौर पर जो फंसे हुए बच्चे हैं उनमें एक उत्साह आएगा कि नहीं चलिए आज नहीं कल हम वहां से निकल के आएंगे, और भारतीय जो सरकार है हमारी मदद कर रही है, और सेनाएं जो है देश की वो भी हमें हार्म नहीं करेगी। तो एक थोड़ा सा उत्साह आएगा, जो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आपने कहा ये बात जायज है और इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि ऐसे वीडियोज आ रहे हैं तो उसको, उस पर बात करना भी इसलिए जरूरी है कि सरकारों को पता चले, और जो एफर्ट, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की ओर से एफर्ट नहीं हो रहे, लेकिन उसमें तेजी आए, सरकार को भी पता चले कि हाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ परेशानी हो रही है, उसको समझने जानने के लिए इस तरह के वीडियो पर बात होनी भी चाहिए। मैं संजीव जी के पास जाऊंगा, रक्षा विशेषज्ञ संजीव जी, ये जो स्थिति आज भारत सरकार के सामने है, मैं रक्षा विशेषज्ञ के नाते आपसे समझना चाहूंगा कि कैसे, कि अब तो 1500 के आसपास छात्र हमारे वापस भी लौट आए, और लगातार फ्लाइट्स आ रही है जिसमें 250 और 270 के आसपास जो बच्चे लगातार हर फ्लाइट से रात के लगातार फ्लाइट्स को लाया जा रहा है। अब जो वहां पर वार जोन वाली एक सिचुएशन जो बन गई है, तो क्या और सरकार कर सकती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे छात्र जल्दी से जल्दी निकल कर आ सकते हैं, और क्या सरकार ने लेट कर दिया है, ये मैं समझना चाहूंगा संजीव जी आप।
देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की इस पूरे यूक्रेन के संकट पे लगातार एक पैनी नजर रही है, और लगातार एडवाइजरीज भी जारी की जाती रही हैं। आपको याद होगा कि पहले एक एडवाइजरी जारी की गई थी, संकट के शुरुआत की संभावना थी कि जो भारतीय वहां से अगर लौट सकते हो तो वो लौटें, कोई भारतीय यूक्रेन की यात्रा न करे, जो यूक्रेन में है वो अंदर ट्रेवल न करें, अपने आप को सुरक्षित रखें और एम्बेसी को अपने स्टेटस के बारे में लगातार अपडेट करते रहें। वो कहाँ कहीं भी हैं और एम्बेसी को अपने स्टेटस के बारे में बताएं। और भारत सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत रही कि जो भारतीयों को वहां से वापस लाने की जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने एक एडवाइजरी के माध्यम से ही एक तरह से कह लीजिए शुरू किया था। और जब ये यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया, उसके बाद इवैक्यूएशन के एफर्ट्स भी लगातार शुरू कर दिए गए। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इसमें विलंब नहीं किया है। जिसके ऊपर जो रशिया का जो एक्शन था वो अगर आपको उसके एक्सपेक्टेशन की बात करें तो ये अप्रत्याशित भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरीके का जो साहस रशिया ने किया है, जाहिर है कि एक बहुत ही बड़ा उसने जो एक पूरी जो विश्व व्यवस्था है, जो यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसके ऊपर उसने हमला कर दिया। ये जो अपेक्षा ऐसी की इस तरीके का जो था रशिया के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये जरूर था कि तनाव की स्थितियां लगातार बन रही थी, लेकिन इस बात की भी संभावना थी कि संभव है कि युद्ध न छिड़े। तो इस तरीके से आप देखें तो रशिया के द्वारा जो अप्रत्याशित तरीके से हमला बोल करके पूरे यूक्रेन में एक तरह वाली जो स्थिति पैदा की गई, उसकी वजह से ये विकट स्थितियां पैदा हो गई। लेकिन अब जो स्थिति पैदा हो गई है उसके बारे में न विचार करके वर्तमान समय में ये इस बात की आवश्यकता है कि अब वर्तमान समय में जो भी आवश्यकताएं हैं हमारे नागरिकों को, उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो स्वदेश वापसी है, उसको सुनिश्चित कराना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत में लगातार बैठकों का दौर जारी है। 4 मिनिस्टर्स को वहां पर डिप्यूट किया गया है, वो भारत के दूत के तौर पर हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और रोमानिया में गए हैं। और जाहिर है कि जो भारतीय जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक अमला है वो लगातार इस पूरी स्थिति पर लगातार पैनी नजर बनाए हुआ है। जो भी ऐसे भारतीय जो कि या कीव में हो या खार्किव में हो या अन्य जो यूक्रेनियन टेरिटरीज में हो, उन पर लगातार भारत की सरकार अपनी संपर्क को बनाने की कोशिश कर रही है। उनसे भी अपील की जा रही है कि वो अपने स्टेटस को लगातार अपडेट करते रहें। उनको ये सलाह भी दी जा रही है कि चूंकि एयर रूट्स बंद हैं, सभी को एक सीमावर्ती क्षेत्रों में ला करके वहां से बाहर निकाला जाएगा, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। वो धैर्य भी रखें, पैनिक ना करें, स्वयं से कोई यात्रा ना करें। और जाहिर है कि भारत सरकार अपने पूरे प्रयास कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आपने ये जिक्र किया कि भारत का जो इवैक्यूएशन एफर्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो लगातार जो प्रशंसा उसे मिलती रही है, चाहे वो अफगानिस्तान का हाल का इवैक्यूएशन हो, चाहे वो यमन का हो, चाहे जिबूती या अन्य जो कुवैत में जो इवैक्यूएशन बहुत पहले चलाया गया था, नेपाल में जो भूकंप आया था। तो भारत का जो इवैक्यूएशन के जो एफर्ट रहे हैं, भारत ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारत सरकार कहीं से भी उसमें कम प्रयास कर रही है, पूरा प्रयास है अधिक से अधिक जल्द से जल्द भारत की जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित लाया जाए। और पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे नागरिक हमारे छात्र विशेष रूप से वो आ चुके हैं, और जो भी जहाँ कहीं भी अभी फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालने की पूरी तैयारियां की जा रही है। नहीं संजय जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आप रक्षा मामलों के जानकार भी है, रक्षा विशेषज्ञ भी, कि जिस तरह के अभी हालात बने हैं, मैं थोड़ा सा इस बहस के अलग एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे बातचीत टेबल पर आ गए हैं दोनों देश, इतनी सारी तबाही होने के बाद, इतना सारा होने के बाद बातचीत के टेबल पर आ गए, लेकिन एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरे तरफ गोले बरस रहे हैं, वहाँ पर फायरिंग हो रही है। कीव और खार्किव में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गोलाबारी वहाँ पर हो रही, जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है उसमें। तो क्या ये जो बातचीत के टेबल पर आने के बाद भी मामला सुलझता हुआ दिख रहा है? आपके नज़र में आपका विश्लेषण क्या कहता है, सुलझ जाएगा ये मामला कुछ? क्योंकि सीज फायर की मांग यूक्रेन की ओर से की गई थी कि आप भाई बातचीत के लिए आ रहे हैं, लेकिन रूस कम से कम सीज फायर कर दे तो आगे की बात हम शुरू करें। जी देखिए, मेरा असेसमेंट ये है कि रशिया
ये लगातार हमले जारी रखेगा। ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक रशिया कीव पे अपना जो है आधिपत्य स्थापित नहीं कर लेता, कीव को अपने कंट्रोल में नहीं ले लेता। जब तक रशिया कीव में अपनी जो पसंद की जो सरकार स्थापित नहीं कर लेता, तब तक रशिया, मुझे नहीं लगता कि हमले रोकने जा रहा है। रशिया बातचीत का ऑफर जरूर दे रहा है, लेकिन रशिया की बातचीत का ये ऑफर है, ये उसी तरीके का है कि किसी एडवर्सरी को पराजित करने के लिए जो साम दाम दंड भेद की जो रणनीति अपनाई जाती है, कैरेट स्टिक की जो रणनीति अपनाई जाती है, उसी के तहत ये बातचीत का ऑफर दिया जा रहा है। और जेलेंस्की जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको वहां से हटाया जा सकता है। इस तरह की रिपोर्ट है कि रशिया के करीब 400 मर्चेंडरीज इस समय कीव में है और वहाँ पे जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, 23 अन्य जो वहाँ के वीवीआईपी हो, उनको वो एलिमिनेट करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो रशिया से बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है और ये बातचीत का जो इस समय जो प्रक्रिया चल रही है, मुझे उससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि रशिया का अंतिम लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना और वहाँ पर अपनी पसंद की सरकार को स्थापित करने का है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, उसमें यूक्रेन के द्वारा सीवियर रेसिस्टेंस दिखाया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिक को, यूक्रेन के नागरिक भी अब हथियार उठा रहे हैं। तो यूक्रेन में ये जो सिचुएशन है, वो इंसर्जेंसी के हालात पैदा हो सकते हैं, वैसे ही हालात पैदा हो सकते हैं जैसे कि अफगानिस्तान और इराक में हुए थे। और ये यूक्रेन का जो युद्ध है, ये छापामार युद्ध गुरिल्लावाद में बदल सकता है। और जो भी लोग इस तरीके का हथियार उठाएंगे, उनको अमेरिका और नेटो के द्वारा मदद भी दी जाएगी, आर्थिक मदद भी दी जाएगी, सैनिक मदद भी दी जाएगी। तो यूक्रेन की जो स्थितियां हैं, मुझे नहीं लगता कि आसानी से अभी सुलझने वाली हैं। ये युद्ध लंबा चलेगा और ये इंसर्जेंसी में भी जा सकता है। जब तक रशियन फोर्सेस वहां से वापस नहीं होगी, तब तक वहां के लोग अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी लड़ाइयां लंबे समय तक जारी रख सकते हैं और उन्हें अमेरिका और नाटो के द्वारा लगातार मदद भी दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यूक्रेन को जिस तरह से लगातार, चाहे हम क्योंकि डिजिटल युग है हमारा, और डिजिटल इस युग में जितनी भी टेक कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो यूक्रेन की तरफ जाती हुई दिख रही, चाहे गूगल हो, फेसबुक की मेटा कंपनी हो, या फिर आपका गूगल मैप। सबसे बड़ी बात है उन्होंने कि गूगल मैप की कुछ सर्विसेज को अस्थायी तौर पर गूगल ने बंद कर दिया है, ताकि जो रूसी सेना है उसको जो वहां मदद मिल रही थी, उसके जरिए वो जो एक्शंस ले रही थी, ताकि उसको वहां पर रोका जा सके। तो यूक्रेन में कुछ सर्विसेज, तो टेक कंपनियां भी उसका साथ दे रही है, बाकी देश भी भले ही प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर तो जरूर उसको यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। किरोड़ी जी से मैं समझना चाहूंगा, फिर शाही जी और रत्नेश जी के पास आता हूं मैं। किरोड़ी जी, मैं समझना चाहूंगा, जैसे कहा संजीव जी ने कि ये हाल फिलहाल जल्दी रुकने वाला नहीं, बहुत लंबा ये युद्ध जाएगा, लेकिन यूक्रेन एक बहुत छोटा सा मुल्क है और जिस तरह से 5 दिन के आसपास युद्ध को हो गए और जिस तरह से रोक के रखा है, कीव के आसपास बहुत पास करीब पहुंच गई है सेना, लेकिन वो उस पर कब्जा नहीं कर पा रही है। तो क्या ये क्या यूक्रेन की ऐसी स्ट्रेटेजी रही है कि जिसकी वजह से रशिया जैसा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क भी वहां उस राजधानी तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्या यूक्रेन को जो वहां पर जो उनकी स्ट्रेटेजी है जेलेंस्की की, पहले तो यही लग रहा था शुरुआत के दिनों में कि तो कब्जा अब हुआ तब हुआ। किरोड़ी जी, देखिए ऐसा है कि यूक्रेन बहुत छोटा देश नहीं है, हम इतना छोटा नहीं माने उसको, लेकिन जो हालात वहाँ बिगड़े हैं 2014 के बाद निरंतर रूप से स्थिति बिगड़ती गई और उसके बाद अब जब रशिया ने डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन किया और उसके रेस्पॉन्स में वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि सिविलियंस को हथियार दिए जाए, सिविलियंस को हथियार भी दे दिए हैं। तो मैं संजय जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हालात इतने जल्दी आसान नहीं सुधरने के लग रहे, क्योंकि अभी बातचीत जो चल रही है उससे मुझे नहीं लगता कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा, क्योंकि रशिया की जो मांग है केवल यूक्रेन से नहीं है, उसकी मांग नाटो के देशों से है और नाटो के देश उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो रशिया की जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई समझौता होगा, स्थिति और बिगड़ेगी। और उस बिगड़ती स्थिति में भारत से तात्कालिक दृष्टि से तो वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा का है, उनको कैसे सुरक्षित लाया जाए, कोई कैजुअलिटी नहीं हो, लेकिन दूरगामी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बाहर से है, भारत का अपना एनर्जी सोर्स इतना नहीं, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत को उसके लिए
तैयार रहना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, तैयार रहना नहीं, तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए, ये स्थिति लंबे समय तक चलेगी। लेकिन केवल विरोधी दल को या शासक दल को ब्लेम करना पर्याप्त नहीं है। जैसे अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अब्सेंट रहा तो उसका कोई दल विरोध नहीं कर रहा है, सब दल एक साथ हैं कि भारत की अच्छी नीति है, ऐसे मामले में वोट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका भी इतना दूध का धुला हुआ नहीं है, न तो देश दूध के धुले हुए नहीं है, तो केवल रशिया को ब्लेम करना या अमेरिका को ब्लेम करना सही नहीं है। इसलिए भारत का स्टैंड अब्सेंट रहना, चाइना और भारत का एक अच्छा स्टैंड है और उसमें हमारे सभी राजनीतिक दल एक साथ होंगे, उसमें कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जिनमें विरोध होता है, राजनीतिक दल विरोध के लिए होते हैं जो सत्ता पक्ष में नहीं है, उनका एक स्वाभाविक है। तो और जहाँ तक वीडियो सर्कुलेट करने का सवाल है, वीडियो सर्कुलेट देखिए हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बैन नहीं लगता है और न लगना चाहिए। तो अगर राजनीतिक दल सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं तो दूसरे लोग करेंगे, तो वीडियो तो सर्कुलेट होंगे और होते रहना चाहिए। किसी तरह के वीडियो पे बैन नहीं लगना चाहिए। इससे एक रियलिस्टिक पिक्चर सामने आती है और जिसको जो समझ होती है उस हिसाब से वो उनको स्कैन करता है, समझता है। तो वीडियो का सर्कुलेट होना कोई बुरा नहीं है, वीडियो एक एक्सेप्शन होता है। एक केस से सिचुएशन को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा वीडियो आ गया तो अच्छी स्थिति हो गई, ये नहीं मान सकते। और एक बुरा वीडियो आ गया तो पूरी स्थिति बुरी हो गई, हम नहीं मान सकते। इसलिए ये सर्कुलेट होते रहने चाहिए। एक सोशल मीडिया की फ्रीडम होनी चाहिए, इससे किसी तरीके का बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत को सबसे पहले अपने नागरिकों को बचाना चाहिए और नागरिकों को बचा के सुरक्षित लौट आए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और फिर अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसमें सभी दलों को विश्वास में लेके भारत को अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए। ठीक किरोड़ी जी, आपने ये कहा वीडियो पर होना चाहिए, लेकिन एक यहाँ पर जैसे आपने कहा कि अमेरिका भी दूध का धुला हुआ नहीं है और उससे जुड़ी खबर ये है कि उसने बेलारूस हो या अगल बगल के जो देश है वहाँ से अपनी दूतावास को उसने खाली करना शुरू कर दिया है। तो अब उसकी क्या स्ट्रेटेजी है ये समझ से परे। अगर वो दूतावासों को खाली कर रहा है तो क्या वो रणनीति अपना रहा है, क्योंकि अमेरिका और जाहिर तौर पर यूक्रेन सामने है लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है, ये सबको पता है। मैं रत्नेश जी के पास आऊँगा। रत्नेश जी, सब मेहमानों की बात आपने सुनी और सबने यही कहा कि विपक्ष की जो भूमिका है इस वक्त वो बहुत संजीदा भूमिका है और उस संजीदा भूमिका में ये राजनीति न होकर ये होना चाहिए कि कैसे हम, क्योंकि देश का मसला है, ये किसी दल का मसला नहीं है। तो ये तो आप मानेंगे कि इस वक्त सरकार के साथ होना चाहिए विपक्ष को, और पहली प्राथमिकता जो है विपक्ष की या राजनीतिक दलों की, सभी राजनीतिक दलों की, कि हमारे छात्र जो वहां फंसे, हमारे जो लोग फंसे, उनको कैसे हम बाहर लाए, ये होनी चाहिए आरोप प्रत्यारोप के बजाय। जी बिल्कुल राउत जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, सरकार ने नहीं बुलाई जी। और जैसा कि अभी किरोड़ी जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में जब वोटिंग हो रही थी तो हम उसमें एब्सेंट रहे, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया ना? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। हम एक तटस्थ देश है, हम किसी के साथ खुल के नहीं जा सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों देश आमने सामने एक फ्रंट पे आके लड़ रहा है, एक इनडायरेक्टली लड़ रहा है। जैसा आपने कहा कि यूएस से इनडायरेक्टली लड़ रहा है, तो देखिए यूएस से भी हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बहुत अच्छी है और रशिया से तो हमारी अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशन की एक हिस्ट्री रही है। तो कहीं ना कहीं उसका सभी ने पालन किया। क्या कांग्रेस पार्टी ने उस कदम का विरोध किया? नहीं किया। तमाम राजनीतिक दलों ने उसकी बड़ाई भी की कि हमारा स्टेप सही है। देखिए विपक्ष में बैठे हुए दल अगर बोलना बंद कर देंगे तो फिर विपक्षी दलों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और विपक्षी दल जो होते हैं वो सरकार का गुणगान करने के लिए नहीं होते। सरकार को तो अच्छा करना ही करना है और सरकार को हम चुनते ही हैं अच्छा करने के लिए। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी चुनकर गए हैं तो हम प्रधानमंत्री जी से ही पूछेंगे ना कि हमारे नागरिक क्यों नहीं आ रहे। हम किसी और देश के प्रधानमंत्री, हम जाके जो बाइडेन से तो पूछेंगे नहीं, हम जाके जेलेंस्की से तो पूछेंगे नहीं, हम जाके पुतिन से तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट नहीं किया है। तो अगर आप सत्ता पक्ष ये मानता है कि विपक्षियों ने वीडियो शेयर कर दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, तो ये देखिए ये है दम की राजनीति। नहीं, मतलब ये रत्नेश जी आप संतुष्ट है नहीं है जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से,
वो मतलब संतुष्टि लायक है नहीं है, या और तेजी लानी चाहिए, कहाँ कमी है, तो वो आप बता सकते हैं। आलोचना करने के बजाय आप सलाह दें। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, भारत सरकार थोड़ी दिन लेट नहीं है, भारत सरकार पूरे 3 से 4 दिन लेट है। नहीं, लेकिन 15 फरवरी को मेरी जो जानकारी है उसमें पहली एडवाइजरी सरकार ने जारी कर दी थी कि वहां पर स्थिति बिगड़ने वाली है, आप निकलना शुरू कर दीजिए। और 22, 23, 24 फरवरी को एयर इंडिया के विमान खाली आए हैं, ये भी जानकारी है, क्योंकि छात्र आए नहीं। राहुल जी, पहली बात तो एयर इंडिया नाम की कोई एयरलाइन सब इंडिया में रही नहीं जी, ठीक है। हाँ, वो टाटा की हो चुकी है जी, ठीक है। हाँ। तो उसे आप टाटा की एयरलाइंस बोलिए, हाँ, ठीक है। तो वो जो कुछ भी हो तो ऐसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। नहीं, नाम तो अभी बदला नहीं है ना, नाम तो वही है कि नाम बदल गया भाई। अरे सुनिए तो हाँ, हाँ, उसी एयर इंडिया के विमानों से जब यमन से हमारे नागरिकों को लाया गया था तो कोई किराया नहीं लगा था। उसी से जब हमारे नागरिकों को अन्य किसी देश से निकाला जाता था तो किराया नहीं लगता था। इस बार के देखिए कि एयरलाइंस ने किराया कितना लिया है छात्रों से और हमारे नागरिकों से, उसके भी वीडियोज आए हैं। अब मैं अगर कुछ बोलूंगा तो अभी अश्विनी जी कहेंगे कि रत्नेश जी यहाँ पर गलत, क्या कहते हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिख देना चाहिए। तो भैया देखिए, कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि सत्ता पक्ष से थोड़ा दबना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग उसने मैं तो उतना मजबूत हूँ नहीं। कल को इन्होंने अभी कहीं मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया तो पता चलेगा कि ये छात्रों के हित में आवाज उठा रहे थे और जेल चले गए। खैर, जेल जाने से नहीं डरते हैं हम इनके सबसे बड़े नेता से नहीं डरते जो अपने आप को इतना बड़ा डिक्टेटर मानते हैं, तो इनसे क्या डरेंगे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो अन्य विपक्षी दलों को विश्वास में लेने में असफल रही है और इसको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर सभी दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये कोई कदम उठाते तो यहाँ पर किसी प्रकार की आलोचना नहीं होती, क्योंकि सरकार तब कहती कि हमने आप सभी से विचार विमर्श के उपरांत ही ये कदम उठाया है। लेकिन अगर सरकार विपक्षी दलों को एकदम नकार देती है, उनकी बात को कोई तवज्जो ही नहीं देती है, तो फिर मैं इसमें क्या कहूंगा, फिर तो उसे आप ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें लगता है कि केवल वही अच्छा कर सकते हैं, अच्छे विचार और किसी के पास नहीं होते। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 1992 में भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जी जी, ठीक है रत्नेश जी, एक जानकारी भी जो आ रही है मैं थोड़ी सी दे दूं दर्शकों को कि चीन जो है, अब तक चीन हालांकि वो भारत के साथ में ही था कि वो दोनों देशों के एक, वो भी जैसे गैर हाजिर भारत रहा, उसने वोट नहीं किया, लेकिन अब खबर यह आ रही कि चीन ने अपना रुख जो स्पष्ट कर दिया और खुले तौर पर वो रूस के समर्थन में आ गया और चीन ने ये कह दिया है कि रूस पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं एक तरफा, वो ठीक नहीं है, प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जो प्रतिबंधों के विरोध में एक तरह से वो आ गया है और एक तरफा प्रतिबंध, उन्होंने कहा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है रूस पर, ये सही नहीं है, व्यापार जारी रहना चाहिए और हम व्यापार उनसे जारी रखेंगे, हम कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। तो ये चीन का रुख जो है वो रूस के लिए आ चुका है। रूस की एक मीडिया एडवाइजरी भी आई है जिसमें वो भारत की मीडिया है उससे थोड़ा सा नाराज दिख रहा है। उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है रूस ने और कहा है कि थोड़ा सा करेक्ट होकर भारत की मीडिया जो है वो न्यूज़ को चलाए। एक तरफा न्यूज़ चल रही है क्योंकि जिस तरह से रूस के स्टैंड को दिखाने की कोशिश की जा रही है उस पर भी उन्होंने नाराज़गी एक जाहिर की है रूस ने। उसकी एक मीडिया जो एडवाइजरी आई है कि भारत की मीडिया जो है थोड़ा सा करेक्ट होकर चीज़ों को समझकर उस पर अपना स्टैंड ले। तो इस पर मैं आऊँगा किरोड़ी से और संजीव जी समझूंगा जो चीन वाला मसला है उस पर। अश्विनी जी आपको जवाब दे रहे थे, मैं आऊँगा रत्नेश जी, अश्विनी जी से पहले जवाब ले लूँ आपने जो कहा है। जी 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 बोलिए रत्नेश जी, बोलिए 30 सेकंड आप बोलिए, फिर मैं शाही जी से जवाब ले लूँ। शाही जी 30 सेकंड। राहुल जी, हाँ राहुल जी, हाँ, अभी हम एक समस्या से उत्पन्न उभरे भी नहीं थे। हाँ, ये आपने ये जो खबर सुनाई है ना, हाँ, ये हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस युद्ध में अगर रशिया और चाइना का एक नक्सस बनता है तो कहीं ना कहीं इस नक्सस को चाइना हमारे खिलाफ यूज करेगा और ये हमारे लिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक लॉस होने जा रहा है। आप जिसे जो समझना है वो समझ ले, लेकिन जहां तक मैं इसका विश्लेषण कर पा रहा हूँ एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक लॉस होगा हमारे लिए। नहीं, भारत का भी स्टैंड अभी तक तो रूस के समर्थन में ही है। रूस के खिलाफ भारत ने कहां कोई कदम उठाया है रत्नेश जी?
देखिए, एक होता है खुल के साथ आना, हाँ, और एक गोल गोल बातें करना, दोनों में बड़ा अंतर होता है राहुल। हाँ, हाँ, ठीक है, चाइना ने खुल के जो अभी रसिया का समर्थन किया, हाँ, और हम सब आप जानते हैं हाँ, कि नहीं, लेकिन रत्नेश जी, रूस का जो दूतावास है उसकी ओर से तारीफ की गई है भारतीय स्टैंड की, कि जो यूएनएससी में भारत ने जो कदम उठाया हम उसकी तारीफ करते हैं, वो तो ऑफिशियल बयान है रूस का। नहीं, देखिए, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि ये अभी तुरंत आ रहा है। हाँ, मैंने कहा कि ये भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक लॉस हो सकता है। हाँ, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसे रिकवर करना चाहिए, इसे डैमेज कंट्रोल करना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है, रसिया का ही ठीक है, तो मैं ये समझूंगा, दो इस मामलों के जानकार हमारे साथ, उनसे समझूंगा। शाही जी से पहले जवाब ले ली। शाही जी बोली। सुनील जी, देखिए, बहुत सी चीजें अभी जितने भी हमारे लोग बैठे हुए कांग्रेस को छोड़कर सबने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार अपना काम बेहतर कर रही है और करना चाहिए, और कोई भी सरकार होती तो वो बेहतर करती। भारत सरकार ने जो बेस्ट होना चाहिए था वो किया है। दूसरी बात, जो अभी दिलीप जी भी कह रहे थे सब कुछ, की उसको एक छोटे शब्दों में कहा जाए कि जो ये वीडियो गलत वाले आ रहे हैं ये पैनिक फैलाते हैं और कुछ नहीं होता है। दिलीप जी ने भी इसको बड़ा स्पष्ट वो कहा, उसमें मैं लंबा नहीं जा रहा हूँ। आज देश के विपक्षी नेता हो या कोई भी हो, रत्नेश जी कह रहे थे कि भाई हमारी बेवकूफियत पर हंस रहे हैं वो, लेकिन देश के सबसे बड़े विदूषक राहुल गांधी हैं, उनको इस समय वो ऐसे पद पर बैठे हैं और वो ऐसी वीडियो जारी करेंगे तो उनकी बेवकूफियत पर हंसे उस विदूषक के। आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी पर हंसने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाए, अब देखिए, एक तरफ जो है यूएनएससी पर एब्सेंट रहे वहाँ, वो तटस्थ हो गया, रसिया से उनका आ गया कि हाँ भाई ठीक है, इन लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इधर यूक्रेन को दवाई सप्लाई करने का भी भारत सरकार ने ऐलान किया है कि हम दवाई सप्लाई करेंगे उनको। भारत सरकार तटस्थ है, ये सब जगह हो गया। इससे पहले जब हम लोग रसिया से 400 ले रहे थे, तो अमेरिका ने उस समय टर्की भी ले रहा था। अमेरिका ने टर्की पर 20 प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन हिंदुस्तान पे नहीं लगाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अब बहुत पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, बदल गया है। लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीख गया है। अपना स्टैंड क्लियर है भारतीय राजनीति में और विश्व की राजनीति में उनका, कि हमारा ये स्टैंड है, हम एब्सेंट रहकर रसिया का साथ देंगे और यूक्रेन को जिस चीज की जरूरत है तटस्थ है तो हम उसकी भी सहायता करेंगे। क्योंकि उसके प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहा था कि देश के विश्व के मजबूत लीडर हैं, उनके राजदूत ने भी कहा था, उनके थोड़ी समय की कमी में रत्नेश जी आऊंगा आपके पास। बाकी जो दो मेहमान हैं उनसे मैं ये समझ लूं जरा। संजीव जी, ये जो एक चीन, फिर मैं दिलीप जी के पास जाऊंगा। संजीव जी, चीन का जो स्टैंड आया है, और एक खबर ये भी आ रही है, अभी हम आप लोगों को अपडेट दे दे थोड़ा सा, कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक हाई लेवल बैठक बुलाई है और उस पर वो थोड़ी देर में मीटिंग करने वाले हैं। तो क्या इसका हम ये समझे, जो चीन की ओर से जो बयान आया है खुलकर, जो रूस के समर्थन में आ गया है चीन? देखिए, चीन का ये जो स्टैंड है ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड लाइन पे है, क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन हो, दोनों की जो मंशाएं हैं, दोनों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो ये है कि वो रशिया और चाइना के प्रभाव को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। और इस प्रक्रिया में वो अमेरिका और नेटो की और वेस्टर्न कंट्रीज की जो हेजेमोनीज हैं उनको वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका ने 2018 में ही अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इस बात को मान लिया था कि जो 21वीं सदी में अमेरिका के लिए रशिया और चाइना संयुक्त रूप से अमेरिका के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक राइवल्स होंगे। तो अमेरिका इस बात को जानता है। मैं भी इस बात से सरप्राइज नहीं हूं कि चाइना के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है। चाइना जो कि अपनी जो है एक डिसेप्टिव जो पॉलिसीज के लिए जाना जाता है, जैसा कि आपने देखा कि यूएनएससी की जो वोटिंग हुई उसमें चाइना ने एब्सटेन किया, लेकिन अब वो इस तरह के बयान दे रहा है जिससे कि लगता है कि वो रशिया को सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है संजीव जी, मैं थोड़ा सा धोखा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जी किरोड़ी जी, मैं इस पर आपका एक स्टैंड लूं, फिर दिलीप जी के पास जाऊंगा। ये जो चाइना का, क्योंकि अपेक्षित है, क्योंकि चाइना जो यूक्रेन के साथ जो खड़ा है वो एक तरह से चाइना का दुश्मन है। अमेरिका और चाइना के बीच ठीक नहीं है संबंध, ये सबको पता है। तो क्या माना जाए, और प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है, तो क्या उस पर इसमें चर्चा होगी और क्या भारत अपना स्टैंड पर बना रहेगा? देखिए, ऐसा है कि इस पूरे मामले में जो स्थिति जिस तरह की बन रही है उसमें एक
इंटेलिजेंस इनपुट होता है, गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, हर देश की गुप्तचर एजेंसी एक्टिव है, वो कितना इनपुट दे रही है, किस तरह का इनपुट दे रही है, वो मीडिया के सामने नहीं आता और हम लोग जो एनालिस्ट हैं उनके सामने भी नहीं आता है। तो वो तो आज ही बात हमारे सामने होती है, पूरी नहीं होती है। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अब अगर स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है तो द्वितीय महायुद्ध से पहले की जैसी स्थिति हो जाती है और वो स्थिति बड़ी खतरनाक होगी। और मुझे लगता है कि अभी जो बातचीत चल रही है उसका कोई सकारात्मक परिणाम उनके यहाँ नहीं निकलेगा यूक्रेन और रूस को लेके। तो जर्मनी और फ्रांस ने प्रारंभ से ही डिप्लोमेटिक लेवल पे प्रयास किए कि अमेरिका और ब्रिटेन को कन्विंस किया जाए कि हालात बिगड़े नहीं, लेकिन जर्मनी और फ्रांस के सब प्रयास असफल रहे। तो इसमें एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन और दूसरी तरफ रूस और चाइना, तो इस तरह की स्थिति बन रही है। तो कहीं हालात और ज्यादा नहीं बिगड़ जाए उसके लिए भारत जैसे देश को जो कि बिल्कुल ठीक कहा आपने किरोड़ी जी। भारत की भूमिका अब जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और जी मैं किरोड़ी जी समय की थोड़ी सी कमी है, मैं माफी चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ भारत की अब भूमिका बहुत अहम हो गई है और यूक्रेन भी भारत की तरफ ही देख रहा है, वो भारत से ही कह रहा है कि मोदी इसमें इंटरवीन करे, रूस से बातचीत करे तो हालात थोड़े से ठीक हो सकते हैं। दिलीप जी, अंतिम कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगा कि ये जिस मसले पर हम बहस कर रहे हैं, क्या भारत सरकार सही दिशा में काम कर रही है और तेजी लाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? नहीं, तेजी लाने की जरूरत है। ये बात मैंने पहले भी डिबेट जी विमानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जो इवैक्यूएशन हो रहा है उसको तेज किया जाना चाहिए। हम क्यों एक एक विमान भेज करके लोगों को मंगा रहे हैं? क्या ऐसा कोई हमारी इंटरनेशनल मजबूरी है या क्या कारण है? हमारे पास ना तो विमानों की कमी है, ना फ्यूल की कमी है, ना पायलट की कमी है, किसी तरह के संसाधनों की कमी नहीं है। फिर एक एक विमान क्यों आ रहा है? ये आज तक 1100 बच्चे आए हैं, 20,000 की संख्या है। अगर हम इस तरीके से टुकड़ों में लाएंगे तो हम कैसे तक इवैक्यूएट कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि जो संसाधन है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचा करके जल्दी से जल्दी उनको लेकर के आना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि तेजी जी रत्नेश जी, माफी के साथ समय इतना ही, घड़ी अब इजाजत नहीं दे रही है कि मैं आपसे एक कमेंट भी लूं। बहुत माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे और आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन आज जो बहस में एक सार्थक बहस निकली उस पर हमने चर्चा की। पक्ष विपक्ष सबने ये माना कि ये वक्त राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। राजनीतिक विश्लेषणों ने भी कहा कि भारत सरकार को भी थोड़ी तेजी लानी चाहिए, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम यहां बैठकर चर्चा करें, जाहिर तौर पर सरकार इसके लिए प्रयास कर रही होगी और हम उम्मीद करते हैं ये बहस कार्यक्रम ये इसीलिए होता है कि सरकार भी समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, और अगर कहीं ढिलाई हो रही है तो इस तरह की जब आवाज उठती है तो उसमें तेजी आए, यही हमारा मकसद था। आज सवाल देश का है में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।